Hello friends, we'll be starting this chapter 1, the brief history of Madhya Pradesh. If we talk about this and if you look at the index, we see the index contains all these things. It is what is history, the history of Madhya Pradesh, history of MP during prehistoric times, and the prehistoric times include the Stone Age, the Paleolithic Age, Mesolithic Age, Neolithic Age, and the Chalcolithic Age. And in between it also contains a short note on Bhimbetka. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे because it is very important. After this, we have the history of Madhya Pradesh during historic period. It contains the Mahajanpad period, which were the 16 Mahajanpads. Then you have specifically a section on Avanti Mahajanpad, the Hehiyas of Mahishmati, the Pradyot dynasty. If you have looked at the previous video, which has the previous year questions of MPPSC, there was a question specifically on the Pradyot dynasty. Then you also have Avanti under Magadhan rule. So these topics become very important because in सबसे कहीं ना कहीं question आया हुआ है in the previous years. Now coming to the next, we also have another dynasty which is very important. That is the Mauryan dynasty. And Mauryan dynasty से related we have one important place, one important architecture, which is the Sanchi Stupa. So we'll also be focusing on this. After that you have the Shung dynasty. Then you have the invasion of the Bactrians, Saaks and the Kushans. ये सब जो है ये आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया से इन्वेड करते हैं. So these also become important, and after that you have the Gupta dynasty. This is quite a long chapter, इसलिए मैं इसको parts में करूँगी. I'll cover it in parts. The first part will be till the short note on Bhimbetka. So in this video we'll be covering this part, and in the consecutive videos I'll be covering the rest of the topics. अब अगर आगे इंडेक्स में हम बढ़ें, अभी हमने देखा था ड्यूरिंग द हिस्टोरिक पीरियड. नाउ वी कम टू द मेडिवल पीरियड. वी हैव द पुष्यभूति डायनेस्टी, द राष्ट्रकूट डायनेस्टी, द गुर्जर प्रतिहार्स, द परमार्स, द चंदेल्स, कल्चुरीज, बुंदेलाज एंड बघेल्स. इन सब से कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं. सो ऑल दीज डायनेस्टीज इंडिविजुअली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इन सबको इतने अच्छे से कवर करूं कि आप 90% ऑफ द क्वेश्चंस वेरी इजीली सॉल्व कर लेंगे. इसके अलावा वी हैव द मॉडर्न पीरियड विच कंटेन्स द मुगल रूल, द मराठाज, ब्रिटिश रूल, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंड एमपी का पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड. हम इन सबको टॉपिक वाइज कवर करेंगे. एंड हम क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, वी हैव आवर एग्जाम इन अप्रैल, सो सिर्फ हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें, वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जिनसे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है, हम उन टॉपिक्स को सबसे ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे. एंड देन एट द एंड यू हैव द प्रीलिम्स कैप्सूल एज अ रिविजन. सो हमने ये इंडेक्स डिटेल में डिस्कस कर लिया है. अब हम आगे स्टार्ट करते हैं व्हाट इज हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री ऑफ एमपी से. मूविंग नेक्स्ट, वी हैव व्हाट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या है, मैं आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. नाउ हिस्ट्री सबको पता है, इट इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स. ये स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स है, पुराने इवेंट्स को स्टडी करता है, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स. अब ये जो 3 पीरियड्स हैं ये क्या है? वी हैव द प्री हिस्ट्री, वी हैव द प्रोटो हिस्ट्री एंड द हिस्टोरिकल पीरियड. प्री हिस्ट्री में क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे मार्क्ड है, यहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है बिकॉज लैंग्वेज ही डेवलप नहीं हो पाई थी. इसलिए प्री हिस्ट्री वो पीरियड है जहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि कोई लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी. एंड दिस कंटेन्स द स्टोन एज एंड द चैल्कोलिथिक एज. हमने इंडेक्स में देखा था द स्टोन एज एंड द चैल्कोलिथिक एज. ये हम आगे एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, इसको आगे हम पढ़ेंगे. ये एक ओवरव्यू है यहाँ पे प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड का. नाउ कमिंग टू द प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री की अगर बात की जाए, सो इट इज अ पीरियड फॉर विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड. हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है लेकिन स्क्रिप्ट या जो लैंग्वेज है ये हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं.
ये हमें समझ नहीं आई है अभी तक, हम अभी तक उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि वो लिखा क्या है। एंड इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम जानते हैं कि सील्स मिलती थी हमको, जिसमें पिक्टोग्राफिक फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में लिखा गया है। एंड वो आज तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, हमें नहीं पता है कि उस टाइम पे जो लोगों ने लिखा वो क्या लिखा है, हम उसको आज भी पढ़ नहीं पाते हैं। नाउ कमिंग टू द हिस्टोरिकल पीरियड, ये वही पीरियड है जिसके रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं और हम उसको समझ भी पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैदिक पीरियड से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो ये सब हिस्ट्री में आएगा। सो अगर मैं समराइज करूं हिस्ट्री क्या है, तो इट इज अ स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स and it is divided into three phases, which is pre-history, proto-history and historical period. Pre-history में written record नहीं है, proto-history में written record है लेकिन हम डिसाइफर ही नहीं कर पाए हैं उसको, एंड हिस्टोरिकल पीरियड में हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है और हम उसको डिसाइफर भी कर पाए हैं। नाउ इफ वी कम स्पेसिफिकली टू द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री की बात की जाए अगर, तो मध्य का मतलब क्या होता है? मध्य मतलब सेंट्रल, इट मीन्स मध्य मतलब बीच, बीच में जो चीज है, मध्य मतलब सेंट्रल में या बीच में जो चीज है। एंड प्रदेश मीन्स अ रीजन, कोई क्षेत्र की अगर बात की जाए दैट इज अ प्रदेश। सो अ रीजन और अ स्टेट बीच में जो सिचुएटेड है, विच इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द कंट्री, इज मध्य प्रदेश। बीच का प्रदेश, बीच का रीजन, बीच का स्टेट, दैट इज मध्य प्रदेश। सो इंडिया के बीच में, सेंटर में, हार्ट में जो आता है दैट इज मध्य प्रदेश, इन द हार्ट ऑफ द कंट्री। Now the central region belongs to the Gondwana land, the southern part of the supercontinent Pangaea. हम जानते हैं कि अर्थ जब थी तो वहां पे एक सुपर कॉन्टिनेंट था। Now सुपर कॉन्टिनेंट का जो नदर्न पार्ट है दैट वाज द अंगारा लैंड। आई एम सॉरी, मैं इसको थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर ये सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया है तो ये नदर्न पार्ट अगर देखा जाए दिस वाज अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और जो सदर्न पार्ट है दैट वाज द गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। तो अगर यहां देखा जाए द सदर्न पार्ट, दिस सेंट्रल रीजन बिलोंग्स टू द गोंडवाना लैंड, हम गोंडवाना लैंड का पार्ट है। एंड गोंडवाना लैंड का मतलब क्या हुआ? गोंडवाना का मतलब क्या हुआ? द लैंड ऑफ गोंड्स, जहां गोंड रहते हैं। एंड आज भी देखा जाए तो एमपी में कई डिस्ट्रिक्ट्स, कई रीजन ऐसे हैं जहां पे गोंड्स रहते हैं। गोंड इज अ ट्राइब। जब हम ट्राइब वाला सेक्शन करेंगे तब हम देखेंगे कि गोंड ट्राइब्स की स्पेशलिटी क्या है, वो किसके लिए जाने जाते हैं, वो किन किन रीजन में पाए जाते हैं। सो अभी हमने देखा कि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। नाउ इंट्रोडक्शन टू मध्य प्रदेश, जनरल नॉलेज जैसे देखा जाएगा, सो ये मध्य प्रदेश का मैप है। वी सी दैट द बाउंड्रीज ऑफ मध्य प्रदेश आर विद द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, विद द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, गुजरात, देन यू ऑल्सो हैव महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। ये स्टेट्स हैं। आप ये स्टेट से हमारी बाउंड्री लगती है। एंड व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं। दिस इज द रीजन विच इज भिंड, मुरैना, ग्वालियर वाला एरिया है ये। यू हैव द कैपिटल हियर भोपाल, जिससे लगा हुआ सीहोर है। यू ऑल्सो हैव विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद। दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखा जाए तो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण में जो सबसे टॉप पर सिटी आती है इंदौर इन द इंटायर कंट्री, वो इधर है। You also have smaller districts like Jhabua and Alirajpur here. And this is the area छतरपुर, पन्ना। पन्ना में आपकी गोल्ड माइंस मिलती हैं, आपको पन्ना में डायमंड माइंस हैं। आई एम सॉरी। सो ये डायमंड माइंस पूरे कंट्री में सिर्फ पन्ना में पाई जाती हैं। देन यू ऑल्सो हैव बालाघाट हियर। ये जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे एक बहुत छोटा सा है विच इज भोपाल, द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो आप एक बार, मैं अगर इसको क्लियर कर दूं तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट, या फिर आप इसको इवन गूगल पे इस मैप को से डाउनलोड करके ये डिस्ट्रिक्ट्स को अपने दिमाग में रख सकते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्ट्रिक्ट बेस्ड आते हैं। नाउ कमिंग नेक्स्ट, ये देखिए ये गोंडवाना लैंड है। यहाँ लोरेशिया, इसको अंगारा लैंड के भी नाम से जाना जाता था, एंड द गोंडवाना। बीच में जो सी है दैट इज द टेथिस सी, उसका नाम है टेथिस सी।
नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम्स, हमने देखा प्री हिस्टोरिक क्या था, अभी हमने ऊपर पढ़ा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री जो हमने पढ़ी थी। प्री हिस्ट्री मतलब जहां रिटन रिकॉर्ड नहीं है, इसका एग्जाम्पल है स्टोन एज एंड चालकोलिथिक एज। तो अगर हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स की बात करें तो द हिस्ट्री ऑफ एमपी गोज बैक टू द प्री हिस्टोरिक टाइम्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि यहाँ पे जो सेटलमेंट्स थे प्री हिस्टोरिक टाइम के, इस टाइम पे जो लोग सेटल होते थे, दे प्राइमरीली सेटल्ड इन द वैलीज ऑफ द रिवर्स अराउंड हियर। वो यहाँ पे जो रिवर्स पाई जाती थी उसके आसपास सेटल होते थे। अगर ये रिवर है तो यहाँ पे लोग सेटल हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ पे जो रिवर्स मध्य प्रदेश रीजन में पाई जाती हैं, दोज रिवर्स आर नर्मदा, चंबल एंड बेतवा। these three rivers are very important. नाउ प्री हिस्टोरिक टाइम में अगर देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट की बात की जाती है विच इज भीमबेटका। ये तो आपके दिमाग में एकदम बस जाना चाहिए। भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्री हिस्टोरिक साइट। यहाँ पे आपको सबसे अर्ली ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ मिलते हैं, नॉट जस्ट इन मध्य प्रदेश बट ऑल्सो ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सबसे पहले ट्रेसेस जो मिलते हैं वो भीमबेटका में मिलते हैं विच इज इन मध्य प्रदेश। नाउ कमिंग नेक्स्ट वी हैव द स्टोन एज। हमने बात करी अभी प्री हिस्टोरिक पीरियड की। सो प्री हिस्टोरिक पीरियड में देखा जाए सो वी हैव द स्टोन एज एंड वी ऑल्सो हैव द चालकोलिथिक एज। सो नाउ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द स्टोन एज। अब हम स्टोन एज देखेंगे तो 2.5 लाख BC टू 4000 BC में ये स्टोन एज फैला हुआ है। एंड दिस स्टोन एज इज डिवाइडेड अगेन इनटू 3 स्टेजेस। सबसे पहले तो अभी हमने देखा कि हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, which was the pre-history, proto-history and the historic period. Now this pre-history, अगर मैं pre-history की बात करूं, this pre-history is also divided into 3 phases, which is, if we talk, the Stone Age is further divided into Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. These 3 stages are very important. Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. अब मैं अगर Paleolithic की बात करूं, इस एज में जो ह्यूमंस थे, जो लोग थे इस टाइम पे, दे वर मेनली हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। उनको फूड बनाना नहीं आता था, उनको प्रोड्यूस करना नहीं आता था, ग्रो करना नहीं आता था, इसलिए दे वर डिपेंडेंट मेनली ऑन एनिमल्स, इसलिए वो हंटर थे एंड फूड गैदरर थे पेलियोलिथिक एज में। सो इट वॉज द एज ऑफ हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। अब क्योंकि उनको हंटिंग करनी होती थी, इधर उधर जाके हंट करते थे एनिमल्स के पीछे, सो दे वर मेनली नोमैडिक। नोमैडिक आर दोज हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए वो नोमैड्स थे। यहाँ पे मैन डिड नॉट सेटल। वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट हियर इज मैन डिड नॉट सेटल। इस टाइम पे मैन डिड नॉट सेटल। किस टाइम पे? पेलियोलिथिक के टाइम पे। ही वॉज अ हंटर, ही वॉज अ फूड गैदरर एंड ही वॉज अ नोमैड, मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सीजन के हिसाब से अवेलेबिलिटी ऑफ जिसको वो हंट कर रहे हैं, कहाँ पे कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स रह रहे हैं, उसके हिसाब से दे यूज टू मूव। एंड दे लिव्ड इन अ स्मॉल कम्युनिटी कॉल्ड बैंड सोसाइटी एंड अ बैंड comprised less than 100 people. So basically ये nomads थे, ये ग्रुप्स में घूमते थे एंड हर जो एक ग्रुप था that was called a band society, and ये जो बैंड थे it just had 100 or less than 100 people. ये छोटे ग्रुप्स हुआ करते थे। So in Paleolithic age we see 3 different types of stone tools, core, flake और flint. हमें याद रखना है कि इन्हें एनिमल्स को मारने के लिए टूल्स की जरूरत है। सो ये एनिमल्स को मारने के लिए फ्लेक और कोर टूल का यूज करते थे। द एग्जाम्पल, द कोर टूल, द फ्लेक एंड द फ्लिंट। एनिमल्स को मारने के लिए जिन टूल्स का यूज किया जाता था, दे वर द कोर, फ्लेक एंड फ्लिंट। अब यहाँ पे बताया गया है कि इसका मतलब क्या है। सो इफ यू टेक अ पीस ऑफ स्टोन एंड ब्रेक इट इनटू पीसेस, द लार्जेस्ट पीस इज कॉल्ड द कोर एंड द स्मॉलर पीसेस आर कॉल्ड फ्लेक्स। तो अगर ये एक
हम एक बहुत बड़े से स्टोन को तोड़ते हैं तो हम उनको पीसेस में अगर ब्रेक करते हैं तो जो सबसे बड़ा पीस होता है दैट इज द बड़ा वाला पीस इज कॉल्ड द कोर एंड द स्मॉलर पीसेस आर कॉल्ड एज फ्लेक्स। छोटे वाले फ्लेक्स हो गए, बड़े वाले कोर हो गए। सो द टूल मेड आउट ऑफ द कोर इज कॉल्ड द कोर टूल। सो इससे जो बनाया गया टूल है बड़े वाले से दैट इज द कोर टूल एंड छोटे वाले पीसेस से जो बनाया गया है दैट इज द फ्लेक टूल। So some examples of core tools are, इसके examples क्या हैं? You have the axe, you have the cleaver and the chopper. तो axe, cleaver और chopper जो हैं ये example of core tools हैं। And some examples of flake tools are, flake tools के example क्या हैं? Blades, pointers, borers and scrapers. हमें सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है कि पेलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो मैन यहाँ पे सेटल्ड नहीं था। ही वॉज अ नोमैड, ही वॉज अ हंटर, ही वॉज अ गैदरर एंड 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स दे यूज्ड, स्टोन टूल्स दे यूज्ड। दे वर द कोर, फ्लेक एंड फ्लिंट। कोर वाला बड़ा, फ्लेक वाला छोटा। एंड कुछ एग्जाम्पल्स एक्स, क्लीवर, चॉपर, ब्लेड, पॉइंट्स, बोरर्स एंड स्क्रेपर्स। दैट्स इट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The main sites in MP जो हैं they are the evidence found from the river valleys of नर्मदा, चंबल। ये जो इस एरिया की रिवर्स हैं इसके पास मेजरली साइट्स हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी इन साइट्स का नाम देने की, बट मेजरली हमें ये याद रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि रिवर के आसपास ये लोग सेटल हो जाते थे। तो these were the rivers in this area। तो इसके बाद जस्ट अ सेकेंड, तो रिवर्स के आसपास ये लोग सेटल हो जाते थे एंड दस द रिवर्स इन दीज एरिया बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एज आफ्टर द पेलियोलिथिक एज इज द मीजोलिथिक एज। यहां देखा था हमने पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। सो वी हैव डिस्कस्ड द पेलियोलिथिक एज, नाउ वी विल डिस्कस द मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज जो है वो 10,000 से 6,000 BC तक की एज है। नाउ दिस वॉज अ ट्रांजिशन फेज। ये एक ट्रांजिशन था। पहले यहाँ पे पेलियोलिथिक है, यहाँ पे नियोलिथिक है। ये पेलियोलिथिक, ये नियोलिथिक। बीच का जो फेज है दिस इज द मीजोलिथिक फेज, बीच वाला फेज। एंड दस क्योंकि ये बीच वाला फेज है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन फेज। इट इज अ ट्रांजिशन फेज बिटवीन पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। और इस टाइम पे द मेन टूल्स दैट वर यूज्ड वर माइक्रोलिथ्स। आप MM याद रख सकते हैं, मीजोलिथिक एंड माइक्रोलिथ। इस मीजोलिथिक एज में जो टूल यूज हुए दे वर कॉल्ड एज माइक्रोलिथ्स। अब माइक्रोलिथ क्या थे? दे वर द स्टोन टूल्स। लिथ मतलब याद रखिएगा हमेशा स्टोन होता है। लिथ इज ऑलवेज रिलेटेड टू स्टोन। सो दीज आर द स्टोन टूल्स। और इनकी लेंथ कितनी थी? 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर। आप सोच सकते हैं कितने छोटे टूल्स हैं। सो दीज आर द मिनिएचर वर्जन। मिनिएचर मतलब छोटा वर्जन ऑफ टूल्स। एंड माइक्रोलिथ का यूज क्या था? हमें क्या पता चला कि यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स इंडिकेट शिफ्ट फ्रॉम बिग हंटिंग एनिमल्स टू स्मॉल एनिमल हंटिंग। कैसे? अगर हम बड़े टूल्स यूज कर रहे थे तो हम बड़े जानवरों को हंट कर रहे थे। नाउ दैट वी आर यूजिंग माइक्रोलिथ, माइक्रो स्टोन्स को अगर हम यूज कर रहे हैं विच मीन्स हमारा जो हंटिंग है दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम बड़े एनिमल्स टू स्मॉलर एनिमल्स। ठीक है। नाउ microliths were used as component parts of bigger tools. They were used as component parts of arrows as arrowheads. In microliths को हम अगर एक arrow है तो arrowhead जो है यहाँ पे जो लगा हुआ है उस टूल में लगाने के लिए जो यूज हुआ that is called as microlith. तो माइक्रोलिथ या मीजोलिथिक पीरियड में जो माइक्रोलिथ्स यूज होते हैं दे आर मेनली यूज्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ बड़े जो औजार हैं उनके कंपोनेंट्स के लिए यूज किया जाता है। नाउ अलोंग विद माइक्रोलिथ्स एनिमल बोन्स भी मिली हैं हमको इस पीरियड की। अगर हमने इस एज की डिस्कवरी की बात करी जाए तो इसमें हमें माइक्रोलिथ मिले एंड एनिमल बोन्स भी मिली। और बोन्स जो है दे प्रोवाइड अस द एविडेंस और द बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मतलब when plants and animals are domesticated over a long period of time उनमें certain changes दिखते हैं। ठीक है। सो इस पीरियड से हमको क्या पता चलता है? डोमेस्टिकेशन के बारे में पता चलता है। वी गेट अ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस
for the beginning of domestication. We also have the evidence of horticulture or primitive cultivation. मतलब इस टाइम पे हम लोग धीरे धीरे मैन जो हो रहा है वो एडवांस हो रहा है. सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स एडवांसमेंट. एंड हम देख रहे हैं कि हम पहले बड़े स्टोन टूल्स की बात कर रहे थे, देन वी केम टू द स्मॉलर माइक्रोलिथ्स, फिर हमने कुछ प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्ट किया, हॉर्टिकल्चर स्टार्ट किया. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लाइक इफ यू टॉक अबाउट द मेन साइट्स इन मध्य प्रदेश, the main sites in Madhya Pradesh, the most important site in Madhya Pradesh is that of Adamgarh. Adamgarh is, इसको रट लीजिए, Adamgarh is very important. The Adamgarh hills in Hoshangabad district are famous for prehistoric rock shelters and rock paintings. Rock shelters, rock paintings Adamgarh में, Adamgarh hills में, in the Hoshangabad district. मैंने आपको ऊपर होशंगाबाद दिखाया था, एक बार और दिखा देती हूँ. यहाँ पे होशंगाबाद है नियर भोपाल. सो दिस एरिया हैज द आदमगढ़ हिल्स, एंड द आदमगढ़ हिल्स are a very good example, an important site of the Mesolithic period, famous for prehistoric rock shelters and rock paintings. ठीक है. अदर साइट्स, अगर हमें मेसोलिथिक पीरियड की अलग अदर साइट्स की बात करनी है, वी ऑल्सो हैव द निमाड़, ईस्ट निमाड़, शहडोल डिस्ट्रिक्ट, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद अभी हमने देखा आदमगढ़ में ही. वी ऑल्सो हैव रीवा, सीहोर, उज्जैन, मंडला, छतरपुर एंड छिंदवाड़ा. इतने डिस्ट्रिक्ट्स अगर आप नहीं याद रखना चाहें मत रखिए, लेकिन आदमगढ़ होशंगाबाद से रिलेटेड जो है उसको हमें याद रखना है. Now coming to the Neolithic, पहले हमने पढ़ा Paleolithic, we read the Paleolithic, then we read about the Mesolithic, and now we are discussing the Neolithic. Now Neolithic की बात करी जाए तो 6000 BC से 4000 BC तक Neolithic पीरियड है. अब हमने बात करी थी कि मैन जो है वो एडवांस कर रहा है. अभी हमने माइक्रोलिथ्स यूज किए, थोड़ा थोड़ा हमने प्रिमिटिव, यहाँ पे देखा था हमने प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्ट किया. नाउ man will advance more, will come to the Neolithic age and man यहाँ पे प्रोड्यूसर बन जाएगा. Paleolithic पीरियड में हमने देखा था हम हंटर थे, इसलिए हम बड़े बड़े टूल्स यूज कर रहे थे. नाउ अब हम जैसे ही Neolithic पर आए, gradually we became food producer, we started agriculture, domestication of plants. This was the most important feature. ये यहाँ पे सबसे important चीज बन जाती है कि हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया. ठीक है. डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो थे, जैसे ही हमने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, हमने उनको रखना स्टार्ट किया, पालना स्टार्ट किया, तो हम उसको एंड दिस, और जैसे ही हमने पालना स्टार्ट किया, इट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ अ विलेज लाइफ. हम सेटल होने लगे, मैन यहाँ पे सेटल होने लगा क्योंकि वो डोमेस्टिकेट करने लगा, पालने लगा, फूड प्रोड्यूसर बन गया. तो हम एक जगह अगर फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें वहां पे रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा. सो दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ विलेज लाइफ. यहाँ पे मैन स्टार्टेड टू गेट सेटल्ड, एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत कर दी. ग्रेजुअली देयर वाज मोर एंड मोर फूड प्रोडक्शन. हमारा धीरे धीरे जैसे हम सेटल करते गए, फूड प्रोड्यूसर बनते गए, हमारा फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया. एंड जब हमारा फूड प्रोडक्शन एक सबसिस्टेंस लेवल के आगे बढ़ा, तब हमने फूड को स्टोर करना स्टार्ट किया. अब क्योंकि हमें फूड को स्टोर करना था, तो हमें स्टोर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ हमें बर्तनों की जरूरत थी उसको स्टोर करने के लिए. सो यहाँ से हमारा पॉटरी स्टार्ट हुआ. पॉटरी बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट उस टाइम पे, क्योंकि अब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो प्रोड्यूस करने के बाद उसे स्टोर भी तो करना पड़ेगा. तो हमने पॉटरी बनानी स्टार्ट की, एंड दस पॉटरी बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट. उस टाइम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो बन गया वो पॉटरी बन गया. दैट इमर्ज्ड, विच मीन्स द व्हील वॉज यूज्ड, मतलब हमने यहाँ पे व्हील यूज करना स्टार्ट कर दिया. इट वॉज यूज, पॉटरी वॉज यूज फॉर कुकिंग एंड स्टोरेज. ठीक है. नाउ वी ऑल्सो हैव एविडेंस ऑफ क्लोथ. अगर हम देख रहे हैं तो हम पेलियोलिथिक में अर्ली मैन टाइप के थे, देन जैसे ही हम नियोलिथिक पीरियड में आते हैं, ग्रेजुअली वी फाउंड एविडेंस ऑफ क्लोथ्स. यहाँ पे हम कॉटन और वूल भी यूज करने लगे, विच मीन्स हमने इस टाइम तक काफी प्रोग्रेस कर ली थी. एंड दस नियोलिथिक एज में हमने इतनी प्रोग्रेस करी
and this therefore led to the coining of the phrase Neolithic Revolution. Neolithic, neo मतलब नया, neo मतलब नया, न्यू स्टोन एज की अगर बात की जाए तो दिस लेड टू द coining of the term of the phrase Neolithic Revolution. इतना ज्यादा हम लोगों ने प्रोग्रेस कर लिया कि Neolithic Revolution कहा जाने लगा इसको. एंड इस टाइम की जो मेन साइट्स हैं उनके एविडेंस हैव बीन फाउंड इन ईरान, जबलपुर, दमोह, सागर, ये एरियाज इन मध्य प्रदेश. ठीक है, तो अब हमने देखा कि आदमगढ़ वॉज एन एग्जाम्पल ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड. ठीक है, बट दीज आर द साइट्स फॉर द नियोलिथिक पीरियड. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट एज, हमने देखा पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, और अब हम आ रहे हैं चैल्कोलिथिक एज पर. चैल्कोलिथिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले चैल्कोलिथिक मीन्स, लिथ मतलब मैंने आपको बताया स्टोन, chalco matlab something that is related to copper. So this was the copper stone age. Chalcolithic means the stone copper age or the copper stone age. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्टोन के बाद हमने जो पहला मेटल यूज किया that was copper. Metal began to be used. Copper was the first metal to be used. So the first metal which was used हमारे civilization process में that was copper. So copper was the first metal. And main sites in MP, the valleys of Narmada, Chambal and Betwa, Jabalpur, Balaghat, etc. यहाँ पे ये आपकी main sites हैं. Apart from this, थोड़ा बहुत evidences of Chalcolithic culture is also found in Kayath, Iran, Maheshwar, Nagda and Navda Toli. ठीक है, अगर देखा जाए, so this is important. Kayath was the first Chalcolithic habitation in MP. तो अब मैं अगर एक बार रिवाइज कराऊं तो आदमगढ़ आपका मेसोलिथिक पीरियड में था, आदमगढ़ आपका मेसोलिथिक पीरियड में था. देन अगर हम नियोलिथिक की बात करें तो हमने नियोलिथिक रेवोल्यूशन देखा एंड दीज एरियाज वर द मेन साइट्स. लेकिन चाल्कोलिथिक में वन इंपॉर्टेंट साइट इज कायत विच वाज द फर्स्ट चाल्कोलिथिक हैबिटेशन. एंड इसको डिस्कवर किसने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसको डिस्कवर किसने किया था? डॉक्टर वाकनकर. इनका पूरा नाम है डॉक्टर V.S. वाकनकर. He had discovered Kayath and Nagda. Dr. Sankaliya discovered Maheshwar and Navda Toli. मैं इसको एक बार हटा रही हूं, आप अगर लिखना चाहें कहीं पे तो लिख लीजिए. डॉक्टर वाकनकर डिस्कवर्ड कायथ एंड नागदा, डॉक्टर संकलिया डिस्कवर्ड माहेश्वर एंड नवदा टोली. ये दो नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. नाउ बिफोर वी मूव अहेड, मैंने आपको बताया कि मैं अगले उसमें कवर करूंगी हिस्टोरिक पीरियड, द महाजनपद एंड द एरियाज ऑफ महिष्मती प्रद्योत डायनेस्टी, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है. बट उसके पहले अगर हम देखें तो एक चीज जो हमें कवर करनी है दैट इज रिगार्डिंग भीमबेटका. भीमबेटका पे शॉर्ट नोट, ये तो मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन काफी टाइम ऐसा होता है कि भीमबेटका से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर मैं इसके पॉइंटर्स देखूं, मैं अगर एकदम डिटेल में ना डिस्कस करूं, बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं क्योंकि उसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. सो वी सी इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट. मैंने आपको बताया प्री हिस्टोरिक क्या है, जहां पे हमारे पास नो रिटन रिकॉर्ड्स, हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स ही नहीं है. सो इट्स एन इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट इन मध्य प्रदेश. सबसे स्पेक्टैक्युलर रॉक शेल्टर है ये. More than 800 rock shelters and 500 bear paintings. ठीक है, and this was again discovered by Dr. V.S. Wakankar. This name becomes very important. Rock shelter है, V.S. Wakankar ने डिस्कवर किया है. अब इसकी लोकेशन की बात की जाए, so it's near to Bhopal, 40 kilometer from Bhopal, which is the capital. ठीक है, and it's in which district? Just a second. इट्स इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश. अब रायसेन डिस्ट्रिक्ट विंध्यन हिल्स की बात करते हैं. विंध्या और सतपुड़ा अगर आपने सुना है, विंध्या, ये हम ज्योग्राफी अगर पढ़ेंगे तो मैं उसमें कवर करा दूंगी, विंध्या और सतपुड़ा. तो जो ये विंध्यन रेंज है, यहाँ पे रायसेन है और यहीं पे आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका आता है.
सो इट्स लोकेटेड इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट, ये देखिए, नियर ओबेदुल्लागंज टाउन, इनसाइड द, ये इंपॉर्टेंट है, इनसाइड रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हम रिवाइज करते हैं, रॉक शेल्टर है, प्री हिस्टोरिक साइट है, 800 रॉक शेल्टर है, वीएस वाकनकर ने डिस्कवर किया है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है और इनसाइड रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाउ द सिग्निफिकेंस, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2003। 2003 में ही इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया था। नाउ दीज, ये जो साइट, ये जो रॉक शेल्टर्स हैं भीमबेटका में, दीज आर अ साइट ऑफ पेलियोलिथिक एज, मतलब ये अर्ली स्टोन एज का एग्जाम्पल है आपका। एंड इसलिए दे एग्जिबिट द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट, अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कई बार तो हमें शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है डिफरेंट एग्जाम्स में ऑन भीमबेटका। सो इट प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूस हिस्ट्री, ये पूरा आपको हिस्टोरिकल डेटा देता है ऑफ मैन फ्रॉम पेलियोलिथिक टू द हिस्टोरिकल पीरियड, इतने लंबे टाइम स्पैन का डेटा, इंफॉर्मेशन ये रॉक शेल्टर्स हमको देते हैं। एंड द ड्रॉइंग्स एंड पेंटिंग्स हियर, जो यहाँ पे रॉक शेल्टर्स में पेंटिंग्स हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड अंडर 7 डिफरेंट पीरियड्स। मतलब आप समझ रहे हैं कितने लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे पेंटिंग्स, ड्राइंग्स की गई थी, विच इंक्लूड्स द पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, चैल्कोलिथिक, अर्ली हिस्टोरिक एंड इवन द मेडिवियल पीरियड। मेडिवियल हिस्ट्री की जब बात करेंगे हम, तब भी इसका हम लोग जिक्र करेंगे। Now the prehistoric paintings, they help us to understand early human beings, ये लोग कैसे रहते थे उस टाइम पे, उनकी डेली एक्टिविटीज क्या थी, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता था, वो क्या करना चाहते थे, ये सब चीजें हमको इनकी पेंटिंग्स देखकर पता चलती हैं। एंड सो इट इज डज अ ग्रेट वेल्थ, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि हमें प्रिमिटिव मैन के बारे में क्या पता है। और यहाँ पे ये लोग कलर्स यूज करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि इनने रॉक शेल्टर्स पे जो पेंटिंग्स करी हैं, जो पेंटिंग्स इनने करी हैं, दे आर कलर्ड पेंटिंग्स, दे यूज्ड वेजिटेबल कलर्स, ठीक है। और यूजुअली ये केव के अंदर होती थी एंड केव के इनर साइड पर होती थी, इसलिए ये ज्यादा खराब नहीं हुई हैं, इसलिए दे हैव एंड्योर्ड थ्रू द टाइम बिकॉज दे वर मेड डीप इनसाइड द वॉल्स। ये वॉल, अगर ये केव ऐसा है और ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये केव का अंदर वाला हिस्सा है, तो पेंटिंग्स यहाँ अंदर वाले हिस्से पर की जाती थी, इसलिए ये आज तक जिंदा हैं, खराब नहीं हुई हैं ज्यादा। सो नाउ इफ वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट द पेंटिंग्स, इनकी थीम क्या थी? ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स थे, लोगों की एक्टिविटीज उस टाइम पे क्या थी, कैसे वो हंट करते थे, किसको वो हंट करते थे, कैसे वो गैदर होते थे, कैसे उनके इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते थे, क्या म्यूजिक होता था, क्या डांस होता था। यूजुअली ये ज्योमेट्रिक डिजाइन्स में एनिमल्स बनाते हैं, कुछ ऐसा इनके एनिमल्स होते थे। आई एम सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, या सो काफी ज्योमेट्रिक डिजाइन, दे यूज टू यूज सिंबल्स, हॉर्सेस, एलिफेंट राइडर्स, एनिमल फाइटिंग, इवन हनी कलेक्शन की प्रोसेस भी दिखाई गई है। सो ये जो केव पेंटिंग्स हैं, इनकी थीम्स काफी वाइड है, बट स्पेसिफिकली ये लोग ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज एंड एनिमल रिलेटेड एक्टिविटीज दिखाते थे। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेजिटेबल कलर्स, बिकॉज उनने इस टाइम पे वेजिटेबल कलर्स यूज किए थे जो लॉन्ग लास्टिंग थे, दे हैव सर्वाइव्ड इवन टुडे एंड इवन द एडवर्स वेदर कंडीशंस। और उनके जो ब्रशेस थे पेंटिंग के, दे वर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पेलियोलिथिक टाइम की, अब अगर हम अलग अलग पीरियड की पेंटिंग्स की बात करें तो वील टॉक अबाउट द पेलियोलिथिक की पेंटिंग्स, मीजोलिथिक की पेंटिंग एंड द चैल्कोलिथिक की पेंटिंग इन द सेम पीरियड विच इज इन द सेम प्लेस विच इज भीमबेटका। सो यहाँ पे डांसिंग एंड हंटिंग सीन्स होते थे। डांसर्स आपके ग्रीन कलर के होते थे एंड ऑब्वियसली बात है, हंटर मतलब थोड़ा डेंजर टाइप की बात है, सो हंटर्स वर ऑफ रेड कलर, ठीक है। मीजोलिथिक की बात करें तो ये पेंटिंग्स यहाँ पे थोड़ी छोटी हो गई एंड हंटिंग सीन्स जो थे वो काफी ज्यादा डोमिनेट करने लगे, ठीक है। थोड़ी बहुत पेंटिंग्स जो है वो फैमिली लाइफ भी डिपिक्ट करने लगी, क्योंकि जैसा हमने देखा है धीरे धीरे हम लोग एक सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव करने लगे थे, इसलिए। एंड चैल्कोलिथिक पीरियड की बात करी जाए तो यहाँ पे मेनी डिफरेंट कलर्स हैव बीन यूज्ड,
जबकि उनके व्हाइट और रेड कलर जो थे दे वर फेवरेट। ठीक है, ये दो कलर इनके, काफी सारे कलर्स यूज किए गए हैं बट दो कलर जो उनके फेवरेट थे दे वर व्हाइट एंड रेड। व्हाइट जो था वो कहाँ से आता था, लाइमस्टोन से, एंड रेड कहाँ था, हेमेटाइट रॉक से आता था, विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड गेरू। गेरू या गेरुआ हम बोलते हैं ना, दैट कम्स फ्रॉम रेड एंड द हेमेटाइट रॉक। सो ग्रीन फ्रॉम चैल्सिडोनी स्टोन। ये तीन कलर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेसिफिकली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज रेड एंड व्हाइट। रेड आपका आया हेमेटाइट रॉक से एंड व्हाइट आया आपका लाइमस्टोन से। यूजुअली यहाँ की जो पिक्चर्स हैं, ये जो केव्स में बनी हुई हैं, दे डिपिक्ट अ स्टोरी, एक स्टोरी लाइन फॉर्म करते हैं, एक स्टोरी लाइन फॉर्म होती है, विच मीन्स दे वर वेरी पैशनेट फॉर स्टोरी टेलिंग। उनको स्टोरी टेलिंग का काफी शौक था। सो इनकी स्टोरीज से हमें काफी डिटेल्स पता चलती हैं। नाउ इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट भीमबेटका में देर आर एज मेनी एज 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग। एक के ऊपर एक पेंटिंग है, मतलब अगर ये केव है, इसका ये इनर एरिया में पेंटिंग है, तो इनने काफी बार सेम लोकेशन में एक के ऊपर एक के ऊपर एक पेंटिंग की गई हुई है, एज मेनी एज 20 layers of painting. So this was all regarding भीमबेटका। नाउ अगर हम पेलियोलिथिक साइट की बात करें, मैं स्पेसिफिकली भीमबेटका को समराइज करूं, सो इट हैड द पेलियोलिथिक पेंटिंग्स, लेकिन यहाँ पे मीजोलिथिक तक भी पेंटिंग्स जाती हैं। 500 to 800 यहाँ पे रॉक शेल्टर्स हैं। उनके प्रीडोमिनेंट मैंने आपको बताया व्हाइट और रेड फेवरेट कलर थे। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय VS वाकनकर। 16 कलर्स हैं, काफी ज्यादा कलर्स यूज्ड हैं, लेकिन मैक्सिमम व्हाइट और रेड है। एंड यहाँ पे एनिमल स्पीशीज जो है, कई तरीके के एनिमल्स इनने डिपिक्ट किए हैं, चीतल, लेपर्ड, टाइगर, एलिफेंट, राइनो, हर तरीके के। लेकिन दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने RS वर्मा NCERT से लिया हुआ है, दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्नेक्स नहीं थे एंड बर्ड्स नहीं थी। नाउ बर्ड्स क्यों नहीं थी, इसको तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि क्योंकि उस टाइम पे ग्रेन्स नहीं थे। मैन डिड नॉट, पेलियोलिथिक पीरियड में मैन डिड नॉट स्टार्ट ग्रोइंग ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। वो सेटल्ड लाइफ नहीं थी पेलियोलिथिक पीरियड में, तो ग्रेन्स नहीं थे। अब ग्रेन्स नहीं थे तो बर्ड्स कहाँ से आ जाती, बर्ड्स ही नहीं थी। सो मे बी दिस वॉज वन रीजन दैट द पेंटिंग्स डिड नॉट हैव एनी स्नेक और बर्ड्स। नाउ मेसोलिथिक साइट की बात करें तो मैंने आपको आदमगढ़ हिल MP में बताया है, इन द होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। So this is an important Mesolithic site. Kurnool in Andhra. This is a site which gives the evidence of fire. थोड़ी और भी साइट्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट वाली ग्रीन हाईलाइट करके रखी हैं। पाटने इन महाराष्ट्र, यहाँ पे ऑस्ट्रिच शेल्स, ज्वेलरी और बीड्स मिलती है। उसके बाद बेलन वैली है मिर्जापुर में। मिर्जापुर तो आप सब ने सुना ही होगा। मिर्जापुर में बेलन वैली है। इट कंटेन्स ऑल द 3 phases। यहाँ पे तीनों फेजेस हैं, पेलियोलिथिक भी, मीजोलिथिक भी और नियोलिथिक एज के भी एविडेंसेस हैं। ऑल द 3 phases के एविडेंस जो हैं वो बेलन वैली मिर्जापुर में मिलते हैं। Now all the 3 phases are also found in the नर्मदा वैली। तो 2 एरियाज हमने देखे, बेलन वैली एंड द नर्मदा वैली, जहाँ पे आपको तीनों फेजेस पेलियो, मीजो और नियोलिथिक के एविडेंस मिलते हैं। So this was the first part of this chapter. We'll complete it here, we'll stop here, and I'll continue with the next part very soon. Thank you, stay tuned.